Good afternoon to all of you. Welcome to Hindu newspaper analysis. So let's start the day and proceed with the analysis of the paper. What in the news? तो एनटीए के ऊपर है। एनटीए के ऊपर एक एनटीए सेटअप अ पैनल ऑन नीट एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन लगा कि इसमें 720 में से 720 नंबर काफी बच्चों को आए। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ही सेंटर से इतने बच्चे कैसे टॉप कर गए? तो क्वेश्चन मार्क रेज ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनटीए। तो दो है, एक तो एनटीए मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, एंड वन मोर आर्टिकल जो फ्रंट पेज पे है, दैट इज द कांग्रेस वर्किंग कमेटी आस्क राहुल टू टेक ओवर एज लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे एंड वी लुक इनटू द एनटीए एस्पेक्ट। ठीक है, कि एनटीए क्या, मैंने वैसे ब्रीफली आपको एनटीए के बारे में पिछली क्लास में भी डिस्कस किया मैंने। तो व्हाट विल डू, थोड़ा सा ब्रीफ उसका रिवीजन भी हो जाएगा एंड विल प्रोसीड फर्दर इनटू द एस्पेक्ट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा के बारे में बात किया गया है। तो जैसे मैंने कहा था पिछली क्लास में, तो मेरे को फीडबैक में मिला कि आपको स्लाइड पे पढ़ना है, आई थिंक ऑन द पीपीटी। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस फ्रॉम पीपीटी ओनली। ठीक है, पीपीटी पे ही पढ़ेंगे अपन। तो मैं पीपीटी स्लाइड्स बना के लाऊंगा एंड विल डिस्कस ऑन देयर। ओके, तो आज जस्ट बेयर विथ मी फॉर अ डे। आज हम ऐसे थोड़ा स्क्रिबल मोड में ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम पीपीटी पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनटीए है ना, हम बात कर रहे थे एनटीए के बारे में। एनटीए इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में, हमारे मतलब की चीज क्या है। एनटीए का स्टैब्लिशमेंट हुआ 2017 के अंदर, 2017 में। एनडीए कौन सी, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, यानी एनडीए का जो फंक्शन है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन कराता है भारत सरकार का? वो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी। ठीक है, आज पोर्टफोलियो भी हो जाएगा क्योंकि आज स्वेरिन सेरेमनी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेंगे। तो स्वेरिंग इन सेरेमनी में हमको ये भी देखने को मिल जाएगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो किसको दिया जा रहा है। ठीक है, तो फिर हम उसका नाम देखेंगे, विल रिमेम्बर द फैक्ट, जो भी पोर्टफोलियो में आएगा। बहरहाल के लिए ये क्या है कि जो इंचार्ज होता है एनटीए का, वो एक एजुकेशनिस्ट होता है, और वो नोडल मिनिस्ट्री जो उसको हैंडल करती है विच इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसका नाम पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, लेटर ऑन द इट इज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, विच इज द नोडल एजेंसी और रादर द मिनिस्ट्री। ठीक है, तो एनटीए का स्टैब्लिशमेंट हुआ 2017 के अंदर, और मैंने क्या बताया था, एनटीए वाज स्टैब्लिश्ड एज अ सोसाइटी। ठीक है, एक सोसाइटी के तौर पे इसको बनाया गया, एनटीए को। और सोसाइटी यानी सोसाइटी जैसे किसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन या तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी जिसका क्या होता है कंसर्न, प्रॉफिट बनाना। ठीक है, विच इज मेनली डील विद प्रॉफिट। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, मतलब वो वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए बनाया जाता है, जैसे आपने सुना होगा ट्रस्ट होता है। ठीक है, तो लोगों के हित के लिए, वेलफेयर के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप भी जज बनने का एस्पिरेशन रखते हो, तो क्या करना है आपने, वेलफेयर ऑफ द पीपल की के लिए ही काम करना है लार्जली। ठीक है, उसी तरह से एनडीए का फॉर्मेशन एक सोसाइटी की तरह किया जाता है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, so NTA was formed as a society under Society Registration Act, Society Registration Act of 1860। ठीक है, इतना ही अपने को जानने की जरूरत है कि एनटीए का फॉर्मेशन कैसे होता है। एनटीए एक सोसाइटी की तरह बनती है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और 2017 के अंदर एनटीए का फॉर्मेशन होता है। जो वेरियस एग्जामिनेशन है ऑफ द अंडर ग्रेजुएट्स। ठीक है, अंडर ग्रेड के नीचे जो पेपर होता है 12th के बाद कराता है एनटीए, नीट का एग्जाम बेसिकली कंडक्ट कराता है, विच इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब बाकी जो इसके प्रूफ, जो फाइंडिंग में जो भी आएगा, वो पैनल जब डिसाइड करेगा तो हम फर्दर इस न्यूज आगे जो भी इसके अंदर होगा प्रोसीडिंग फर्दर हम वो देखेंगे। दूसरा मैंने जैसे क्या बताया, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में हम बात कर रहे थे। लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहे थे। तो गठबंधन की सरकार है जिसे अंग्रेजी में कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है,
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। तो जो लार्जेस्ट पार्टी होती है बाई कन्वेंशन उसको बुलाया जाता है कि आप आइए और गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। तो उन्होंने कोलिजन जो है उनका, उसका क्या नाम है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये गवर्नमेंट बना रही है। उसके बाद जो सेकंड जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी के बाद, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। ठीक है। आईएनसी को 99 के आसपास सीट मिले हैं। तो आईएनसी को क्या है, आईएनसी इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। 2 साल के बाद, 2 टर्म के बाद ही बेसिकली पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना है ऑफिशियल टर्म्स में। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी क्या बताया था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है, मैक्सिमम लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों में होता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। जो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, जैसे लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, 543। तो 10% ऑफ द 543, अगर कितना होता है 54.5, यानी अगर 55 सीट के आसपास आया है, तभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफिशियली हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। इसलिए इससे पहले वाला जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था, वैक्यूम भी था। ठीक है। लेकिन अब ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के जो क्लॉज है मेंशन किया गया, उसके अंदर फॉल करती है। ठीक है, बिकॉज कांग्रेस को क्या है, इससे ज्यादा सीट है। तो इसके ऊपर एक और प्रोसीडिंग है, जैसे 2014 के अंदर लोकसभा का इंस्टीट्यूशन बन जाता है। लेकिन 2019 तक कोई भी लोकसभा लोकपाल को अपॉइंट नहीं किया जाता है ना। लोकपाल 2014 के अंदर लोकपाल इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होता है टिल 2019। तो पूछा जाता है, सरकार पूछती है कि भैया, सुप्रीम कोर्ट आता है फिर बीच में, और क्या कहते हैं कि भाई आप लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं, सॉरी, आप लोकपाल क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हो। तो वो क्या कहते हैं कि हम लोकपाल इसलिए अपॉइंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफिशियली है ही नहीं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई बात नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, उसके बाद भी आप लोकपाल बनाइए। तो 2014 के बाद, 5 साल के बाद 2019 में लोकपाल अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे बहुत सारी कमेटी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल, जैसे सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अगर बनाना होता है, उसमें जो सर्च, जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया, एक आध सर्च कमेटी के अंदर जिसमें क्या है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की थी मैंने, है ना, उसमें भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल था। ठीक है। एक और बॉडी की बात की थी जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल था। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह काम करते हैं। कोई भी जो डिबेट और डिस्कशन होता है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, तो जब डिबेट और डिस्कशन होगा तभी एक अच्छा फॉर्मुलेशन हो सकता है पॉलिसी का। और जब पॉलिसी अच्छी फॉर्मुलेट होगी तभी हम उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। तो दैट अल्टीमेटली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड अल्टीमेटली द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो ये एक सर्कल है। तो इस तरह से कहा जाता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन होना भी जरूरी है। ठीक है। अब एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है अंदर, कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल है वो कहाँ से डिफाइन किया गया है। सो लीडर ऑफ अपोजिशन रोल, जो लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल है, अंडर इज डिफाइंड अंडर द एक एक्ट है जिसको कहते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस। ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट। ठीक है। वो एक्ट है 1977 का एक्ट। क्या है वो एक्ट, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। जो जो लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल है, इसी के थ्रू लीडर ऑफ अपोजिशन को एक स्टैट्यूटरी रोल दिया गया। ठीक है। पहले लीडर ऑफ अपोजिशन को इतना रिकॉग्निशन नहीं था, लेकिन इस एक्ट के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन को एक प्रिविलेज मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, विच इज थ्रू दिस एक्ट, विच इज सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। ठीक है। तो ये हो गया ब्रीफ में हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। तो ये था फर्स्ट पेज के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। अब ये सब न्यूज़ हमारे रेलेवेंस का नहीं है कि फायर हो गया एक नरेला फैक्ट्री में, ये वैसे भी दिल्ली का लोकल न्यूज़ है। सेम फिर आम आदमी पार्टी का क्या इंस्टेंस है ऑन नीट इरेग्युलरिटीज। ठीक है। सो ये हमारे मतलब का नहीं है न्यूज़पेपर में। अभी बेसिकली पूरा का पूरा इलेक्शन ओरिएंटेड ही न्यूज़ चल रहा है। तो इतना ज़्यादा हमें पेपर में एज सच नहीं है कंटेंट, लेकिन जो भी है हमारे काम का वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में मैं थोड़ा सा भी ब्रीफली आपको बताऊंगा। एक आर्टिकल है चाइना के चैंग ई मिशन के बारे में, विल डिस्कस लेटर ऑन इन द
आर्टिकल्स टुडे ही, आज ही डिस्कस करेंगे अपन। दिल्ली वोटर्स है ना, ये भी हमारे मतलब का नहीं है। देन व्हाट्स देयर इन द न्यूज़, जो हमें डिस्कस करना है आज। हाँ जी। एक ये है, सीसीआई एक बॉडी है, जिसको कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या है, रेगुलेशन ड्राफ्ट किया है, ड्राफ्ट रेगुलेशन अटेम्प्ट टू टाइटन ग्रिप ऑन बिग टेक कंपनीज। बिग टेक कंपनी जैसे कि जो बड़ी जायंट कंपनीज है, जैसे अमेजोन है, फिर गूगल है। ठीक है। जिनका एक मार्केट में बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन है। ऐसी कंपनी ऐसा कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना करे जिससे क्या है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट जाए, और जो पैरेलली जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो उसी फील्ड में काम कर रही हैं, ऐसा ना हो कि ये कंपनी इतनी डोमिनेंट हो जाए कि बाकी कंपनियां क्या है, वो मार्केट में मतलब रह ही ना पाए। ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये प्रपोज गाइडलाइन ऐसा कह रहा है कि जो बिग टेक कंपनियां है, उनके ऊपर क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़े रेगुलेटरी इम्प्लीमेंटेशन करेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, ताकि वो ऐसा ना करे जिसकी वजह से कंपटीशन हार्म हो, है ना। तो सीसीआई को बनाया ही क्यों गया था, टू टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस दैट हार्म द कंपटीशन। तो कंपटीशन कमीशन, अभी ये प्रपोज गाइडलाइन है, अभी कुछ ऐसा आया नहीं है, बस एक स्टेटमेंट आया था। तो हम सीसीआई के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, है ना, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसको कहते हैं हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये 2002 के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। इट वाज established in 2000 through 2, and what it was enacted by the Parliament of India through an act। ठीक है, जिसको कहते हैं कंपटीशन कमीशन एक्ट ऑफ 2000। 2002 के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाता है। जब ये बनता है तो हमारे वाजपेयी जी तभी होते हैं, गवर्नमेंट वाजपेयी जी की सरकार होती है तभी। 2002 के अंदर क्या बनाया जाता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। एक आप ये देख लीजिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर हमारे न्यू दिल्ली में है। ठीक है। दिल्ली के अंदर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। ठीक है। और जितने भी मेंबर होते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा में अंदर, जो भी इसके अंदर मेंबर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। एक चेयरपर्सन होता है और 6 एडिशनल मेंबर होते हैं। इतना कॉम्पोजिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट हमें क्या जानना है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट 2002 में हुआ था। वाजपेयी जी की सरकार थी तभी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम पहले पहले एक इसको कहते थे एमआरटीपी एक्ट। ठीक है। एमआरटीपी, एमआरटीपी इसका नाम था। बेसिकली मोनोपोली चेक करने के लिए होता है, तो इसीलिए इसका नाम भी ऐसा ही था पहले। क्या था नाम, मोनोपोलीज, मोनोपोलीज एंड मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट ऑफ 1969। तो ये वाले को रिपील कर दिया गया, ये वाले एक्ट को, एंड इट वाज रीनेम्ड, और उसका नाम फिर क्या कर दिया गया, सीसीआई। तो 1969 में क्या नाम था इसका, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट 1969। सो दिस वाज रिपील्ड, है ना, दिस वाज रिपील्ड, इट वाज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2002। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अब यहाँ पे ये आएगा कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे सीसीआई बनाया जाता है। किस कमेटी ने कहा कि भाई जो मोनोपोलिस मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट है, इसको रिपील करो और क्या बनाओ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाओ। तो दिस इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी। ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सीसीआई का जो फॉर्मेशन है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना। सो दिस वाज डन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, चलो पूरा ही लिख लेते हैं अपन, दिस वाज डन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट, रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी। ठीक है। ये सबसे मतलब की चीज है हमारे एग्जाम के लिए, कि राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में वैसे भी बहुत ही ज्यादा न्यूज़पेपर के अंदर रहता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ, 2002 में। किसकी सरकार थी, वाजपेयी जी की।
हेडक्वार्टर कहाँ पे है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का? न्यू दिल्ली के अंदर। पहले इसका नाम था मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट 1969, इसको रिपील किया गया और क्या बनाया गया फिर बनाया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये रिकमेंडेशन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये फॉर्मेशन हुआ? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी। ठीक है। अब एक ब्रीफली मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंपटीशन कमीशन क्या काम करती है। तो ये क्या करती है? टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस, ये ऐसे प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करती है दैट हार्म्स द कंपटीशन, जिसकी वजह से कंपटीशन ही खत्म होने लगता है। जैसे मान लो गूगल का बहुत बड़ा क्या है, मार्केट शेयर है, गूगल गूगल की बहुत ज्यादा मोनोपोली है। तो गूगल ऐसा करे कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को इतना ज्यादा वो कर दे कि जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में दूसरी कंपनियां काम कर रही हैं वो कर ना पाए और कंपनी बंद हो जाए। तो ऐसे कंपटीशन से बचाने के लिए, ताकि अब क्या होगा, जब एक ही कोई भी कंपनी बहुत ही डोमिनेंट हो जाएगी मार्केट के अंदर, तो उससे क्या, उससे कंज्यूमर को भी नुकसान है। क्या नुकसान है? वो कंपनी कुछ भी प्राइस सेट कर सकती है और अगर उस चीज की डिमांड है तो हमें उस प्राइस पे ही खरीदना पड़ेगा। तो कंपटीशन कमीशन ये चेक करता है कि ऐसा कंपटीशन खत्म ना हो। दूसरा, इससे क्या एक और फायदा है, इट बेसिकली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है। इट बेसिकली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करता है। और ये भी इंश्योर कराता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है। तो ये हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। ठीक है। दिस इज व्हाट सीसीआई डज। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन पेपर के अंदर। और क्या है हमारे काम की चीज? हाँ, ये है जैसे मैं बता रहा था, वाई इज चाइना प्रोबिंग द फार साइड ऑफ द मून। ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये दोनों ही काम का न्यूज़ है हमारे। एक तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ठीक है। नेशनल क्लेम हेल्थ एक्सचेंज क्या है? सबसे पहला ये है सवाल। तो बेसिकली क्या है कि चलो सबसे पहले हम नेशनल हेल्थ एक्सचेंज से पहले हम ये चांगी मिशन को खत्म कर लेते हैं, चाइना वाला। उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो चांगी मिशन क्या है? चांग बेसिकली जो है चाइना में, चाइना का मून मिशन है। ठीक है। चाइना का मून मिशन है चैंग मिशन। जैसे भारत का कौन सा एक मिशन है? चंद्रयान मिशन, आपने सुना होगा। ठीक है। कभी चंद्रयान पे भी पढ़ाई करेंगे अपन। आज देखते हैं चाइना का चैंग मिशन। तो चैंग बेसिकली क्या है? ये चाइना का मून मिशन है। और ये चैंग बेसिकली क्या होता है? ये गॉडेस ऑफ द मून, चाइनीज माइथोलॉजी के हिसाब से जो गॉडेस ऑफ मून है उनके यहाँ पे, उनको ये लोग चैंग कहते हैं। ठीक है। तो जैसे इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। उसी तरह से उसी तरह से क्या है, उस तरह से चाइना का क्या है? चाइना का है चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक क्लास में मैंने पूछा था कि नासा का फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत लोगों ने क्या बताया, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। ठीक है। आई होप आपको पता होगा नासा का क्या फुल फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, बहरहाल टॉपिक पे आते हैं अपन। तो टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है हमारे पास? चाइना का क्या है? चैंग मिशन, चैंग मिशन पे पढ़ रहे हैं अपन। तो चैंग क्या क्या मैंने बताया, जैसे इट इज नेम ऑफ द मून मिशन, नेम आफ्टर गॉडेस ऑफ मून। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए क्या है कि चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री। चाइना क्या है? चाइना बिकेम द चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून। ठीक है। अब ये फार साइड ऑफ द मून क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री, ये पहली कंट्री बन गई टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून। ठीक है। ऑन द फार साइड ऑफ द मून, विच इज, ये फार साइड क्या है? जो अर्थ से विजिबल नहीं है, विच इज नॉट विजिबल फ्रॉम अर्थ, जो अर्थ से दिखाई नहीं देता है। मतलब मून का एक ऐसा हिस्सा, एक तो मून हमें ऐसे दिखता है, पर एक मून का ऐसा हिस्सा भी है जो अर्थ से दिखता नहीं है, उसको फार साइड ऑफ द मून कहते हैं। तो चाइना ऐसी उटपटांग चीजें ही करता है। तो चाइना क्या है? चाइना पहला कंट्री बन गया वर्ल्ड में जिसने विच बेसिकली लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून विच इज नॉट विजिबल फ्रॉम अर्थ। ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है मून का? मून का वो हिस्सा है जो हमें अर्थ से नजर नहीं आता। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, चाइना चाइना के चैंग में जो चैंगी मिशन है चाइना का, ये मून मिशन है। तो चैंगी बहुत सारे मिशन है, चैंगी 1 2 3 4 5, और अभी जो लेटेस्ट हुआ जो न्यूज में है जिसकी वजह से, वो सिक्स्थ मिशन है। ऐसा कह रहे हैं कि चाइना क्या है, वहां से अगर सॉइल और रॉक लेके आ जाता है, ठीक है, तो दे आर बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग
सॉइल एंड रॉक फ्रॉम द फार साइड, ठीक है। इसमें भी फिर अगर ये ले आता है तो इसके अंदर भी फर्स्ट हो जाएगा। अभी तक लैंड करने वाला फार साइड ऑफ द मून में पहला कंट्री है, ठीक है। चाइना का सबसे जो सक्सेसफुल मिशन था वो था चैंग फोर, जो हमें जानने की जरूरत है। चैंग फोर बेसिकली क्या है, इसमें एक लैंडर जाता है और एक रोवर जाता है। अब ये लैंडर और रोवर क्या है, जैसे एक लैंडर मतलब जो क्या है कि सरफेस पे बस लैंड कर जाएगा, और इससे एक इंस्ट्रूमेंट निकलेगा रोवर मतलब जो मूव करेगा वहां के बारे में पिक्चर भेजेगा। अगर उसके साथ अटैच होगा पेलोड तो पिक्चर भेजेगा। फिर इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग काम होता है। लैंडर क्या होता है बेसिकली, विच विल लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून। और रोवर क्या होगा, रोवर एक मान लो छोटा सा जैसे कोई व्हीकल है। रोव बेसिकली मतलब मूव करेगा और वहां से क्या है, वहां से इमेजेस भेजेगा, है ना। और बताएगा कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चाइना का जो चाइनीज फोर मिशन था, इट बेसिकली व्हाट, इट एक्सप्लोर द रिलेटिवली मोर मिस्टीरियस रीजन, ठीक है। ये वहां पे लैंड किया और इसने पता किया कि फार साइड ऑफ द मून में क्या क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था चैंगी फोर मिशन। अब रिसेंटली जो चैंगी सिक्स मिशन है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर ये सॉइल और रॉक वहां से लेके आए तो क्या होगा, दे आर बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग बैक सॉइल एंड रॉक फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। तो यही है चाइना का चैंगी मिशन। बस सवाल अगर डायरेक्टली पूछे चैंगी मिशन क्या है, तो इट इज मून मिशन ऑफ चाइना, ठीक है। इंडिया का कौन सा है, चंद्रयान, ठीक है। तो ये हो गया, चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून। अब बेसिकली यहाँ पे न्यूज़पेपर में यही बताया हुआ है कि फार साइड ऑफ द मून क्या है। मून इज टाइडली लॉक द अर्थ द लूनर। बहुत ही साइंटिफिक है ना, इतना जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली कहते हैं कि फार साइड जो है उसमें रॉकी टेरेन है ना। जो हमें दिखता है वो थोड़ा स्मूथ है, लेकिन जो हमें दिखता नहीं है वो उसका टेरेन थोड़ा रफ है, ठीक है। तो इसके बारे में ही ये पता करेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल में ये हमारे लिए क्या है, इंडियन पर्सपेक्टिव से इसरो यानी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलोंग विथ एक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, ये दोनों मिलके एक क्या बना रहे हैं, टेलीस्कोप बना रहे हैं, जिसका नाम है प्रत्यूष। अब हमारे मतलब की चीज क्या है, प्रत्यूष क्या है, ठीक है। प्रत्यूष क्या है, एक टेलीस्कोप बना रहे हैं। क्या ऊपर लिखा हुआ भी है, द फार साइड इज एक्सपेक्टेड टू बी अ गुड प्लेस टू इंस्टॉल लार्ज टेलीस्कोप। मतलब ये जो फार साइड है ना मून का, यहाँ पे हम लार्ज लार्ज टेलीस्कोप को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट अभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या कर सकते हैं, लार्ज टेलीस्कोप को इंस्टॉल कर सकते हैं, विच वुड हैव अ व्यू ऑफ द यूनिवर्स अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय अर्थ, ठीक है। अर्थ मतलब बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे भी रेस लगा हुआ है। हर कंट्री अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए कभी चाइना कोई मिशन भेजता है, कभी रशिया भेजता है, कभी इंडिया भी भेजता है, ठीक है। इसको स्पेस डिप्लोमेसी बोलते हैं। हर जगह अपना दबदबा दिखाने के लिए हर कंट्री कुछ ना कुछ करती है। जैसे यूएस और क्या है, पहले यूएसएसआर था, अब तो रशिया है। दोनों में कोल्ड वॉर चलता आया है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या है, दिखाता है कि हम ही सुपर पावर है। तो एक स्पेस डिप्लोमेसी भी थी, मतलब पहले यूएस कुछ भेजता था, फिर रशिया कुछ भेजता था, मतलब हर जगह होड़ लगी हुई है कि हम आगे हैं तो हम आगे हैं। तो उसको स्पेस डिप्लोमेसी बोलते हैं। वहां पे भी छोड़ा नहीं है इन लोगों ने। तो उसकी वजह से क्या है, स्पेस में बहुत सारा जंक जमा हो गया है ना। मान लो कि अब बहुत सारे सैटेलाइट भेजेंगे तो कुछ तो ऐसा भी होगा जो काम नहीं करेगा, तो वो तो एटमॉस्फेयर पे ही रह जाएगा ना। तो जैसे धरती पे कचरा है, वैसे वहां पे भी स्पेस जंक उसको बोलते हैं। जंक की वजह से बहुत सारा डेब्रिस भी है जो लॉन्ग रन में अच्छा नहीं है। तो ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे अभी कुछ हुआ ही नहीं है, इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे काफी स्पेस है, तो लार्ज टेलीस्कोप इंस्टॉल करना यहाँ पे आसान है। तो इंडिया का कौन सा, इसरो, और एक रमन इंस्टीट्यूट है बैंगलोर का, ये दोनों मिलकर एक टेलीस्कोप पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है प्रत्युष। जो क्या करना चाहते हैं, ये टेलीस्कोप वहां पे फार साइड ऑफ द मून पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट व्हाट, द फार साइड ऑफ द मून। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, ठीक है। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के बारे में न्यूज़पेपर में आया था। इसमें बेसिकली बताया हुआ है कि कैसे, जैसे हेल्थ क्लेम होता है बेसिकली, तो हेल्थ क्लेम का क्या एडवांटेज है। तो हेल्थ जो मिनिस्ट्री है हमारी, हेल्थ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो और एक रेगुलेटर है इंडिया का, इंश्योरेंस रेगुलेटर, जो इंश्योरेंस की जितनी भी चीजें होती है उसको देखने के लिए, जैसे मैंने क्या बताया था, मार्केट को क्या है, मार्केट के अंदर कुछ भी होता है उसके लिए कौन सा रेगुलेटर है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी उसके अंदर कोई भी अगर करप्शन होता है या कोई भी प्रोब करना होगा तो सेबी देखेगी। उसी तरह से इंश्योरेंस के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी है भारत में, जिसको क्या कहते हैं हम, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये, और एक और कौन सा रेगुलेटर है, इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और आईआरडीएआई मिलके कोलैबोरेट करके क्या कर रही है, एक ऐसी चीज पे काम कर रही है ताकि हेल्थ जो है, क्वालिटी हेल्थ केयर मिल पाए हमारे सिटीजन को, और उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी कम हो। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होने का मतलब, जैसे देखो, अपन जैसे कोई भी घर पे बीमार होता है या कहीं पे भी होता है, तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है बहुत जगह पे, तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। जाते भी हैं और नहीं जाते भी हैं। नहीं जाने का रीजन क्या है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं। तो आउट ऑफ पॉकेट मतलब वो मेरे जेब से ही जाता है। तो आउट ऑफ पॉकेट मतलब जो लोगों के जेब से जो पैसा जा रहा है वो उसमें कटौती हो। ठीक है। तभी तो कहेंगे ना कि हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, कि ताकि अ, ऐसा जैसे क्या है, यूरोप में और बहुत सारी कंट्री में क्या है, हेल्थ केयर फ्री है। जैसे इंग्लैंड में हेल्थ केयर, जो उनका पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतना ज्यादा डेवलप है कि जो इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उसके कंपैरिजन में उस लेवल का है। और वहाँ पे क्या है, टैक्सेस और इसके अंदर ही हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। तो जिसकी वजह से क्या है, उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ही नहीं, है ना। तो यही कह रहे हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घटाने की कोशिश है भारत सरकार की, किसके साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, वो दोनों मिलके क्या करना चाहते हैं, क्वालिटी हेल्थ केयर तो देना ही चाहते हैं बदले में, उसके साथ साथ क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलके ना एक नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज बना रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या बना रहे हैं, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। दो दो कौन कौन बना रहा है, अब यही सवाल पूछ लेंगे कि जो नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। हेल्थ है तो एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होगा, प्लस एक और आपने याद रखना है, क्या, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिसमें क्या है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया के अंदर, वो इसमें कौन कौन आएगा, जितने भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, तो कौन कौन आएगा, नेशनल हेल्थ, क्या है, नेशनल हेल्थ एक्सचेंज, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ठीक है, एनएचसीएक्स, इसकी बात कर रहे हैं। इस ये क्या है, एक तरह का डिजिटल पोर्टल है। इसमें कौन कौन बना रहा है इस पोर्टल को, ये बना रहा है हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई, अलोंग विथ व्हाट, अलोंग विथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये दोनों लोग मिलके बना रहे हैं। बना रहे हैं, इससे किसको किसको फायदा होगा, क्या होगा इसमें, इस प्लेटफॉर्म में कौन कौन आएगा, तो ये कोशिश क्या कर रहे हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, ऑल इंश्योरेंस कंपनी ऑल इंश्योरेंस कंपनी, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, प्लस जो भी हॉस्पिटल हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं, और कुछ गवर्नमेंट के भी इंश्योरेंस स्कीम है। जैसे गवर्नमेंट क्या, एक गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्कीम लेके आई, कौन सा, आयुष्मान भारत कार्ड, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोगों को भी क्या हुआ, क्या मिला, उससे हेल्थ इंश्योरेंस मिला। तो ये वाला पार्ट जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन वाला हेल्थ वाला सर इंश्योरेंस वाला है, अलोंग विथ व्हाट, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, एंड प्लस जो हॉस्पिटल्स है, इन तीनों को, जो भी इससे रिलेटेड है, उन तीनों को लाने की कोशिश कर रही है एक जगह पे। जिससे क्या होगा, जिससे क्वालिटी हेल्थ केयर भी मिलेगा, और दूसरा और क्या होगा, डेटा मिल जाएगा गवर्नमेंट को। डिजिटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, कि इससे इससे अब हेल्थ केयर वालों को क्या फायदा होगा। ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर आ जाते हैं और इसके थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, तो बदले में भारत सरकार आपको पर क्लेम पे 500 रुपये देगी। ठीक है, हॉस्पिटल को 500 रुपये देगी, ऐसा ऐसा क्लेम किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो हमारे मतलब की चीज क्या थी, हमारे मतलब की चीज थी कि जो ये एक्सचेंज बनाया जा रहा है, ये एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कौन बना रहा है, तो ये दोनों है। और क्या मुद्दा है बेसिकली, कि हेल्थ केयर को क्या करना है, हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना है, और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको घटाना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, है ना। डेटा रहेगा तो क्या है, चीटिंग के चांसेस बहुत कम है, और इफिशियंसी भी बरकरार रहेगी। ठीक है, इफिशियंसी बढ़ेगा, और ट्रांसपेरेंसी भी बना रहेगा इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। अब चार पांच इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है हमारा, वो है, जैसे मैंने आपको बता दिया कौन कौन बना रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और आईआरडीएआई। ठीक है, इससे ट्रांसपेरेंसी तो बनी रहेगी। ये एक जो हमारा आईआरडीएआई जो है, आईआरडीएआई, इसका एक एक और मिशन भी है। ये कह रहे हैं कि हमें क्या है, सबको इंश्योरेंस देना है। इंश्योरेंस फॉर ऑल करके एक इनकी स्कीम है। स्कीम नहीं है बेसिकली, ये एक टैगलाइन है कि सबको इंश्योरेंस मिलना चाहिए भारत में। कब तक,
भारत को आजादी कब मिली थी? 1947 में। तो 100 साल कब हो रहे हैं? 2047 में। 2047 तक क्या है, इंश्योरेंस फॉर ऑल, जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के अंदर, सब सब इंश्योर्ड हो जाने चाहिए। ठीक है, सब इंश्योर्ड होने जाने चाहिए 2047 तक। तो ये टाइम, ये डेट आपको याद रखना है। आईआरडीए क्या कह रही है कि ये जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, इससे हम क्या करेंगे, इट इज इन लाइन विथ आईआरडीए ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग इंश्योरेंस फॉर ऑल। कब? 2047 तक। 2047 तक हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इट विल इनकरेज adoption of digital health transactions and digitization of patient health in the country। और बदले में क्या है, इंसेंटिव मिलेगी। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ट्रांजेक्शन करेंगे तो भारत सरकार क्या है, 10%, जो टोटल क्लेम होगा उसका 10% या 500 रुपए का, 500 रुपए दोनों में से जो भी कम होगा वो भारत सरकार दे देगी। ठीक है। अब देखो, एक बेसिक कॉमन सी चीज क्या है, इंश्योरेंस भी दो तरह से होता है। कैसे होता है भाई? एक तो इंश्योरेंस होता है जो होता है कैशलेस, है ना, कैशलेस इंश्योरेंस होता है। जिसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है और जो इंश्योरेंस ले रहा है, दोनों के बीच में क्या है, जो बेसिकली इसमें इंश्योरेंस तो हमने ले लिया है ना, हम और आप मान लो इंश्योरेंस खरीदते हैं, और इंश्योरेंस प्रोवाइडर कोई कंपनी है, वो और हॉस्पिटल जो है आपस में डील करेंगे। और कैशलेस मतलब बेसिकली हमने पैसा नहीं देना है। एक होता है रीइंबर्समेंट, है ना, दो तरह का इंश्योरेंस होता है, एक होता है रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट, और दूसरा क्या है, कैशलेस। कैशलेस में तो कोई पैसा नहीं देना है। रीइंबर्समेंट में क्या है कि मैंने पैसे दे दिए और बाद में क्लेम कर रहा हूं मैं, तो मुझे कुछ पैसे रीइंबर्स हो जाएंगे। तो इसमें तो ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, हॉस्पिटल को पैसा मिल गया। चक्कर है इसमें कैशलेस वाले में, तो कैशलेस पे ही बेसिकली फोकस है कि जो कैशलेस हमारा इंश्योरेंस है, इसमें क्या है, एक तो हो गया हॉस्पिटल और एक हो गया इंश्योरेंस प्रोवाइडर, जो क्या है, इंश्योरेंस दे रहा है हॉस्पिटल को हमारे बदले में, क्योंकि हमने एक प्रीमियम भरा है। इनके बीच में क्या इश्यू होगा, देखो इसके में एक प्रॉब्लम क्या है, जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल, इसमें प्रॉब्लम क्या है, हॉस्पिटल अपने पैसों को बढ़ा के दिखाता है। वो कहेगा कि आप, जैसे पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, वो बोलेगा कि ऐसा लगो, डॉक्टर बोलेगा कि आप 3 दिन में ठीक हो जाओगे, लेकिन फिर बोलेगा कि हम एक दिन और आपको मॉनिटर करते हैं, आप एक दिन और रह जाओ, 4 दिन रह जाओ। तो हॉस्पिटल ज्यादा बिल बनाने की कोशिश करेगा। और जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है, वो जाहिर सी बात है कि वो कहेगी कि यार पेशेंट जितना जल्दी छूट जाए तो उतना कम पैसा देना पड़ेगा हमें। तो ये कहेगा कि हम 3 दिन में छोड़ देते हैं। दोनों का विजन कह रहे हैं ये क्या, कि हम लाइन में लाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, हॉस्पिटल कैशलेस वाले में चाहता है कि ज्यादा पैसा मिले, और इन ये क्या चाहते हैं कि हम कम पैसा दें, है ना। तो दोनों में क्या है, सामंजस्य नहीं, सिनर्जी नहीं है दोनों के अंदर। ठीक है। तो ये एक इशू है यहाँ पे। रीइंबर्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दो तरह के होता है, मैंने बताया इंश्योरेंस कैसे, कैशलेस, कैशलेस वाले में प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल ज्यादा बिल बनाने की कोशिश करता है, और इंश्योरेंस जो प्रोवाइडर है वो कम बिल देने की कोशिश करता है। और रीइंबर्समेंट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो हॉस्पिटल को डायरेक्टली मेरे से ही पैसे मिल जाएंगे, और बाद में मेरे को क्लेम करना है जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू। ये इशू नहीं है, प्रॉब्लम ये है कैशलेस वाले में। तो इसमें एक ये इशू है। और दूसरा क्या है, हाँ, एक ये तो है ही मेजरली, कि हॉस्पिटल और इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बीच में क्या है, ये एक टसल है ना। और दूसरा ये कि ये है कि जैसे इंश्योरेंस क्लेम का एक टाइमली टाइम भी होता है ना। टाइम में क्या है कि कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस, जो इनको बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं उसको क्लियर करने में 5 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे भी कई बार हो जाते हैं। तो ये भी कह रही है गवर्नमेंट की, जब ये डिजिटाइजेशन हो जाएगा, ये हम एक्सचेंज बना देंगे, तो 3 घंटे के अंदर अंदर हम ये सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये हो भी जाएगा। तो एक टाइम बाउंड मैनर में करने का भी एक क्या है, उनका मोटिव है। अब थोड़ा सा हम आईआरडीए के बारे में देख लेते हैं। आईआरडीए के बारे में क्या मैंने बताया आपको, ये क्या है, इट इज एन इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कैसी बॉडी है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये भी एक स्टैट्यूटरी कैसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो आईआरडीए एक्ट यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट से 1999 में बनती है। ठीक है, तो 1999 में जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, बोर्ड जो है हमारा, जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसका फॉर्मेशन एक एक्ट के थ्रू होता है, और ये 1999 में बनता है। ठीक है। अब सवाल है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा। यहाँ आप गलती कर सकते हैं, आपको लगेगा कि यार हेल्थ वाला सेक्टर है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आएगा, पर नहीं, ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका नोडल मिनिस्ट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
IRDAI। एक और गलती कर सकते हैं, आपको लगेगा कि भाई सब कुछ दिल्ली से ही होता है तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, पर इसका हेडक्वार्टर है जहाँ पे बिरयानी बहुत मिलती है, हैदराबाद में ना। इसका कौन सा है, हेडक्वार्टर इज इन हैदराबाद। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया का इंश्योरेंस रेगुलेटर है, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कौन से एक्ट से बनता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका है, हैदराबाद में। तो यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आज हमारे हैं। और लार्जली कुछ ऐसा भी मतलब इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है डिस्कस करने को। तो अपन फिर विल मीट डे आफ्टर टुमारो, है ना, पीपीटी के साथ। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।